नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 और उसमें हम देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री या ऊष्मा रसायन। सबसे पहले हम थर्मोकेमिस्ट्री यानी ऊष्मा रसायन किसे कहते हैं हम इसको समझेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए कि फिज़िकल केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसमें केमिकल रिएक्शन में होने वाले हीट चेंज की स्टडी की जाती है। यानी भौतिक रसायन की जिस शाखा के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मा रसायन कहते हैं। कि जब कभी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अर्थात सभी रासायनिक अभिक्रियाओं एवं भौतिक परिवर्तनों में ऊष्मा का परिवर्तन होता है। आप काफ़ी सारी रिएक्शन देखते चले आ रहे हैं। जैसे यदि किसी क्षार में अम्ल मिलाया जाए तो विलयन गर्म हो जाता है, चूँकि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। अतः रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन होते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। When a chemical reaction liberates heat to the surrounding, it is said to be exothermic reaction। और इसी तरह से जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। When it absorbs heat from the surrounding, it is said to be endothermic reaction। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक टर्म्स हैं ये आपको पहले ध्यान में रखनी है। और अब हम इससे रिलेटेड टर्म्स जैसे हीट ऑफ रिएक्शन, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, जिसे हम अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। किसी निश्चित ताप और दाब पर रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाए गए अभिकारकों के मोल उसी ताप और दाब पर उत्पादों के मोल में पूर्णतया अभिकृत होने पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन या प्राप्त उत्पादों और अभिकारकों की एंथैल्पी में अंतर अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। The heat of reaction is defined as the change in heat content when the number of moles of reactants as indicated by the chemical equation have completely reacted। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है तो अभिक्रिया ऊष्मा हम डेल H से दर्शाते हैं, और यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो उसे हम डेल E के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ये रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। ये देखिए हाइड्रोजन Cl2 से रिएक्शन करके, यानी दोनों गैसेस स्टेज में हैं और ये रिएक्शन करके 2HCl बना रहे हैं। तो इसमें जो हमारी ऊष्मा परिवर्तन है उसे हम डेल एच से दर्शा रहे हैं। डेल एच इज इक्वल टू माइनस 184.1 किलो जूल ये होगा। और इसी तरह से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे ये वाली रिएक्शन है कि C सॉलिड स्टेट में कार्बन सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके CO2 गैस बना रहा है, तो डेल E को में व्यक्त करेंगे जिसका मान है माइनस 393.5 किलो जूल, ये इसका मान है। अब हम देखते हैं मानक अभिक्रिया ऊष्मा किसे कहते हैं। कि एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मानक अवस्था कहलाती है। यदि अभिक्रिया मानक अवस्था में होती है
तो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है, जिसे हम डेल एच जीरो के द्वारा व्यक्त करते हैं। When the reaction is carried out under standard state, that is at 25 degree centigrade and 1 atmosphere, the heat of reaction is called the standard heat of reaction, which is denoted by del H 0 to 98. अब हम देखते हैं heat of reaction at constant pressure and constant volume, यानी स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। देखिए, स्थिर दाब पर यदि कोई गैसीय अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करती है, तो आप ये जानते हैं, अपन ने ये देखा था कि उसके लिए QP इक्वल टू डेल एच हो जाएगा और उस स्थिति में उसके आयतन में वृद्धि होती है। अतः अवशोषित ऊष्मा गैसीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, यानी डेल ई जो है वो बढ़ जाएगा और कुछ कार्य भी करती है। यदि स्थिर दाब पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो आयतन में कमी होगी और गैसीय तंत्र पर कुछ कार्य किया जाएगा। यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर की जाती है तो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा और अवशोषित ऊष्मा, जैसे कि हमने पहले देखा था QV, वो डेल ई के बराबर होगी, यानी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का अंतर गैसीय तंत्र द्वारा किया गया दाब आयतन कार्य के बराबर होगा। इसलिए हम ये रिलेशन लिखेंगे कि क्योंकि हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम ये जानते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू QV माइनस W और डेल ई इज इक्वल टू QV, क्योंकि जब स्थिर आयतन है तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी W ज़ीरो हो गया, तो डेल ई इज इक्वल टू QV है और QV ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ रिएक्शन है ना। और इसी तरह से हम ये जानते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू QP और EH इज इक्वल टू E प्लस PV। अब मान लो कि इनिशियल स्टेज पर एंथैल्पी H1 है और फाइनल स्टेज पर H2 है, और इसी तरह से इनिशियल स्टेज पर एनर्जी E1 और फाइनल पर E2 है। वॉल्यूम में परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज है, जो एंथैल्पी की वैल्यू है इनिशियल स्टेज पर, वो हम लिखेंगे H1 इज इक्वल टू E1 प्लस PV1 और H2 इज इक्वल, फाइनल स्टेज पर लिखेंगे H2 इज इक्वल टू E2 प्लस PV2। हम इसको सेकंड को, यानी इक्वेशन अगर मान लो हम इसको 1 नाम दें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दें, तो 2 से हम 1 को डिडक्ट करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P इंटू V2 माइनस V1 और डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। और अगर किसी सिस्टम में वॉल्यूम चेंज है ना, और प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस स्थिति में हम ये कहें कि रिएक्शन में NR मोल, यानी N क्या है, रिएक्टेंट है, ये अभिक्रिया करके NP मोल बना रहे हैं और उनके जो वॉल्यूम में चेंज है वो NR से NP हो रहा है। तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे इनिशियल स्टेज में हम लिखेंगे PVR इज इक्वल टू NR RT एंड फाइनल स्टेज में हम लिखेंगे PVP इज इक्वल टू NP RT। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P डेल V इज इक्वल टू P विद इन ब्रैकेट VP माइनस VR और P डेल V इज इक्वल टू PVP
माइनस PVR और इज इक्वल टू NPRT माइनस NRRT, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P del V इज इक्वल टू RT, कॉमन लेके विद इन ब्रैकेट है NP माइनस NR विच इज इक्वल टू del N। सो P del V इज इक्वल टू RT del N और del H इज इक्वल टू del E प्लस RT del M। सो अब हमने ये देखा कि del H किसके इक्वल है, QP के, del E QV के इक्वल है, इसलिए हमारे पास ये रिलेशन आ गया QP इज इक्वल टू QV प्लस RT del H। ये हमारे पास रिलेशन आ गया जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस ने इसके 1 मोल और क्लोरीन गैस के 1 मोल रिएक्ट करके HCl के 2 मोल बनाते हैं। अब इस स्थिति में QP इज इक्वल टू QV है, यानी del N इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि del N 0 है इसलिए QP QV के इक्वल है। अब ये दूसरी तरह का एग्जाम्पल देखिए कि N2 के 1 मोल H2 के 3 मोल से रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके तो है 2 मोल और रिएक्टेंट के टोटल 4 मोल है, 3 + 1, तो इसलिए del N इज इक्वल टू 2 - 4 यानी -2 हो गया। और इसलिए जो ऊपर हमने रिलेशन लिखा उस रिलेशन के अकॉर्डिंग QP इज इक्वल टू QV माइनस 2RT आ जाएगा, क्योंकि del N की जगह हमने क्या लिखा -2, इसलिए ये QV माइनस 2RT हो जाएगा। यानी रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो घट रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, और QP की वैल्यू QV से कम हो जाती है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं QP इज़ स्मॉलर देन QV। अब हम तीसरे टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज़ H2O के 2 मोल जो है वो डिकम्पोज होकर 2 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है, तो del N क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसकी नंबर है 2 + 1 यानी 3, और जो रिएक्टेंट है उसके है 2 मोल, तो del N इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो QP इज इक्वल टू QV प्लस RT हो जाएगा। यानी जब अभिक्रिया संपूर्ण होगी तो उसके बाद जो मोलों की संख्या है वो लगातार बढ़ेगी, यानी QP की वैल्यू QV से अधिक हो जाएगी, यानी QP इज़ ग्रेटर देन QV, ये हो जाएगा।